हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर गुरु पर। आई होप आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछली वीडियो में परमाणु टॉपिक के फर्स्ट पार्ट को कवर किया है, जिसमें हमने परमाणु को जाना था कि परमाणु का डाल्टन परमाणु सिद्धांत में क्या विशेषताएं थी और क्या गुण थे उनके, क्या दोष थे, उनके बारे में भी जाना था। और साथ में जाना था कि परमाणु किन किन से मिलकर बना है, कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो चक्कर लगाता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, जिस पर हमारा क्या होता है, ऋणावेश होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रदरफोर्ड भैया ने किस तरीके से प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड भैया ने सबसे पहले एक सोने की, ठीक है, सोने की पतली सोने की एक पतली झिल्ली ली। ठीक है, जब इन्होंने एक सोने की पतली झिल्ली ले ली, उस पर क्या किया, एक, भाई सोना क्या है, एयू, एयू सोना है, तो ये क्या है, परमाणु ही तो है। तो जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो रदरफोर्ड ने वो किया था सोने की पतली झिल्ली पर। ठीक है, जब सोने की पतली झिल्ली पर इन्होंने कहा था कि हम ZnS यानी कि जिंक सल्फेट की परत चढ़ा रहे हैं। ठीक है, ZnS जिंक सल्फेट की लेयर चढ़ाएंगे। ठीक है, जिंक सल्फेट की लेयर चढ़ाएंगे। तो जब जिंक सल्फेट की लेयर चढ़ा रहे हैं, तो जब हम इस पर जिंक सल्फेट की लेयर चढ़ा के अल्फा कणों की बमबारी कराएंगे, या फिर कह सकते हैं प्रहार कराएंगे। ठीक है, ठीक है, अल्फा कणों का क्या करेंगे, प्रहार कराएंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा परमाणु पर, तो यही जानेंगे हम, अल्फा कण। ठीक है, तो इन्होंने इसी के ऊपर बताया था, परमाणु के ऊपर, कि एक सोने की झिल्ली लेंगे हम, उसमें जिंक सल्फेट का लेयर चढ़ाएंगे और फिर उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराएंगे, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही प्रभाव हमारा क्या है, इसी प्रभाव को हम क्या कह रहे हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसी के बारे में पूरा रदरफोर्ड जी ने बताया था। तो हम आज का स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड जी ने, ठीक है, मान लीजिए ये अल्फा किरणें हैं। ठीक है, ये अल्फा किरणें हैं आपकी, ये जा रही है अल्फा किरणें। ठीक है, तो अल्फा किरणें हमारी जा रही है। अब एक नाभिक होगा, परमाणु है, ये परमाणु है, परमाणु का भाई कोई सेंटर भी होगा, तो वो ये सेंटर है, केंद्र। अब केंद्र में क्या होते हैं हमारे, N और P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये तो पता है। ठीक है, और इसका जो परमाणु का 99% जो द्रव्यमान होता है वो केंद्र में ही होता है। ठीक है, जब केंद्र में द्रव्यमान होगा 99%, तो जो बाहरी एरिया होगा वो खोखला नहीं होगा। ठीक है, तो जब वो खोखला है, बाहर का एरिया कैसा है, खोखला। ठीक है, तो जब हम अल्फा किरणें जो हम डाल रहे हैं, ठीक है, अल्फा किरणों की जो बमबारी करा रहे हैं इस तरीके से, तो वो अल्फा किरणें अधिकतर जो होती हैं, ठीक है, लगभग 20,000 होती हैं। ठीक है, 20,000 किरणों में जो जाने की जो क्षमता है, ठीक है, 20,000 में अधिकतर जो क्षमता होती है वो सब क्या होती है, पार हो जाती है। यानी कि अधिकतर क्या होती है, पार हो जाती है हमारी। अधिकतर पार क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई 99% जो है वो द्रव्यमान केंद्र में है। ठीक है, जब केंद्र में है तो बाकी जो एरिया है इसका, सरफेस जिसे बोल सकते हैं हम, वो क्या रह जाएगा, खोखला। जब खोखला रह जाएगा तो वो क्या हो रही है, इसके पार हो जाएंगी ये सारी किरणें। ठीक है, तो मान लीजिए पार होने वाली किरणें हमारी क्या है, ये है, ये जो पार हो रही हैं वो किरणें हमारी ये हैं, ब्लू से जो मैंने बताई हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, पार हो रही हैं किरणें। ठीक है, ये भी क्या हो रही है, पार हो रही हैं, अल्फा कर्ण। ठीक है, कर्ण पार हो रहे हैं। ठीक है, कर्ण से मिलकर ही तो किरण बनेगी, तो ये कर्ण ही तो है भाई, किरण कर्णों से मिलकर बनी होती है, तो ये अल्फा कर्ण है। तो अल्फा कर्ण क्या हो रहे हैं, परमाणु पर जब प्रहार कर रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, अधिकांश जो है वो बाहर, यानी कि बाहर की ओर पार हो जा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है, लेयर वो किसकी है, ZnS की, जिंक सल्फेट। ठीक है, ये तो हमारी लेयर चढ़ी हुई है। जब लेयर चढ़ी हुई है भाई, अब बात करते हैं कुछ, भाई कुछ तो भाई सीधा चले जाएंगे। ठीक है, कुछ अपने मार्ग से बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बिल्कुल सीधा जाना है उन्हें, वो सीधे चले गए। अधिकांशतः वो होते हैं सीधे ही जाते हैं, पार हो जाते हैं, तो अधिकांशतः पार हो गए। भाई कुछ भाग होता है ना, कुछ जो किरणें होती हैं, ठीक है, कुछ किरणें जो होती हैं वो अपने कोण से विचलित होती हैं। जैसे यहां से मैंने, ये किरण है, ठीक है, ये जो हमने किरण
ठीक है, अल्फा कण है, इनकी जो किरण है वो यहां से जा रही है, ठीक है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, कहां हो गई, अपना एंगल चेंज कर दिया। तो जब मार्ग से विचलित हो रही है तो भाई एंगल भी तो चेंज हो गया, मार्ग से विचलित होने का मतलब भाई कोण चेंज हो जाना उसका। ऐसे ही ये क्या हो रही है भाई, मार्ग से विचलित, जब मार्ग से विचलित हुई तो भाई इसका क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा कणों की हम बमबारी कराते हैं परमाणु पर, तो उसमें अधिकांशतः जो कण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पार हो जाते हैं, ठीक है। जब पार हो जाते हैं और कुछ कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से क्या होंगे, विचलित हो जाएंगे। जैसे ये हमारी क्या हो रही है, विचलित हो रही है, अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब जहां सेंटर है भाई, जहां सेंटर होगा, ये सेंटर है, तो सेंटर भाई कुछ किरणें जो होंगी वो यहां पे भी जाएंगी सेंटर में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जाएंगी। जब बिल्कुल सेंटर पॉइंट में किरणें जाएंगी तो वो वापस आएंगी, वापस किसी में 180 डिग्री पे जा रही हैं, 180 डिग्री पर ही वापस आएंगी, यानी कि 180 डिग्री से गई, 180 डिग्री से ही वापस आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि भाई द्रव्यमान जो है वो केंद्र में ही तो है, जब केंद्र में है भाई पार नहीं हो पाएंगी। यहां पर जब केंद्र में जाएगी, केंद्र से अगर अल्फा कण टकरा रहा है तो वो पार नहीं होगा, जब पार नहीं होगा तो वो वापस आएगा, जब वापस आ रहा है तो वो 180 डिग्री एंगल पर आएगा, ठीक है। और जो अधिकांशतः किरणें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, पार हो जाती है। इसलिए माना गया है कि परमाणु क्या है, खोखला है, ठीक है। परमाणु क्या है, परमाणु का जो बाहरी लेयर है वो क्या है, खोखली है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहा था ना, रदरफोर्ड जी ने यही बातें बताई थी हमारी, कि अल्फा कण जो होगा उस पर हम क्या कर रहे हैं, बमबारी करा रहे हैं, किस पर, परमाणु पर। सबसे पहले प्रयोग किस पर किया था उन्होंने, सोने की परत पर, जिस पर हमने क्या चढ़ाया था, जिंक सल्फेट की लेयर चढ़ाई थी। जब जिंक सल्फेट की लेयर चढ़ा दी तो उसमें अधिकांश तक किरण जो हो रही है, अधिकांश किरणें, ठीक है, ये बहुत सारी किरणें हैं, फिलहाल मैंने समझाने के लिए दिखाई है, ठीक है। बहुत सारी किरणें होंगी इस तरीके से और भी किरणें होंगी, ठीक है। तो ये किरणें जो हैं वो अधिकांशतः जो हो रही है वो पार जा रही है। जब पार जा रही है तो इससे ये पता लग रहा है, ये सिद्ध हो रहा है कि परमाणु है खोखला, और केंद्र में क्या है, द्रव्यमान। ये तो मैंने बताया कि केंद्र में क्या होगा भाई, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान। जब केंद्र में द्रव्यमान है, ठीक है, अब केंद्र में द्रव्यमान है जी भैया, है, तो वही किरण जो आएगी जो द्रव्यमान से टकराएगी, यानी कि सेंटर से टकराएगी, वही किरण वापस आएगी, यानी कि वही कण वापस आएंगे अल्फा के। जब सेंटर से टकराएंगे तो वापस आ जाएंगे, और कुछ जो होंगे वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। भाई कुछ को अपने मार्ग से भटकना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अपने मार्ग से क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। तो ये हमारे क्या थे, रदरफोर्ड भैया ने सबसे पहले सोने की परत, यानी कि सोने की पतली परत पर प्रयोग किया था, तो इसी के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो अगला हम जानते हैं कि रदरफोर्ड कुछ विशेषताएं, जो क्वालिटी थी, ठीक है, क्वालिटी क्या थी इनकी, कि जो इलेक्ट्रॉन जो थे, ठीक है, परमाणु, भाई मैंने कहा था कि जो डाल्टन जी हैं उनके परमाणु सिद्धांत में और इनके परमाणु सिद्धांत में कुछ बातों का डिफरेंस है, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो ये बात तो सेम है कि परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा हो गया कि परमाणु के केंद्र में क्या होंगे, हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट था, इन्होंने वही बात कही कि 99% जो होगा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, द्रव्यमान या परमाणु भाग, ठीक है। तो द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन, यानी कि द्रव्यमानों की संख्या जो होगी वो 99% जो होगी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। और 99% जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, केंद्र में ही होता है। तो बाहरी जो एरिया रह गया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, ठीक है। बाहरी एरिया खोखला भी हो गया, क्योंकि जब बाहरी किरणें, जब हम अल्फा कण डाले तो अधिकांश कण क्या हो गए, पार हो गए। जब पार हो गए तो फिर क्या है, वो खोखला है। जहां सेंटर है वहीं से वापस आए, केवल
जब सेंटर है तो वहीं से 180 डिग्री के एंगल पे वापस आए, 180 पे गए, 180 पे ही वापस आए। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन्होंने क्या कहा था कि नेक्स्ट जो पॉइंट था, इनके जो परमाणु मॉडल था, इसको हमने सौर सौर ग्रह, ठीक है, इनके जो परमाणु मॉडल था, इसके परमाणु मॉडल की तुलना सौर ग्रह से, यानी कि सौर ग्रह की जो घटना होती है, भाई सौर ग्रह की घटना क्या होगी, सौर ग्रह की घटना क्या होती है हमारी, कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर भाई एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जब कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वही तो काम हमारा परमाणु के साथ में जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन भी तो निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। तो वही तो बात है कि इसकी तुलना इसीलिए क्या की गई थी, सौर ग्रह से की गई थी। अब इसको एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या होगा इसका डायग्राम। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, सेंटर है, एन और प्रोटॉन यहां पर ही होंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिन पर हमारा क्या होता है, ऋणावेश होता है, वो हमारे क्या होंगे, यहां पर चक्कर लगा रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, माइनस होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। भाई ये चक्कर ही तो लगा रहे हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो इसीलिए जो सौर प्रक्रम है यानी कि सौर ग्रह के नियम से भी इसकी तुलना की गई है, क्योंकि इनके मॉडल में भी बताया तो उन्होंने यही था कि निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये नाभिक के। ऐसे ही ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के। ठीक है, तो जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, होती तो एक निश्चित कक्षा है, तो इसीलिए इसको ग्रहों के नियम से भी तुलना की गई है, सौर ग्रह के नियम से भी तुलना की गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड के मॉडल की तुलना क्या, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल की तुलना और किससे की गई है, तो आप बताएंगे कि सौर के नियम यानी कि सौर प्रक्रम से भी की गई है। तो सौर का नियम होता है, सौर का नियम क्या होगा भाई, चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो ग्रह भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नाभिक किनसे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जानते हैं, उन्होंने नेक्स्ट बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन पर वही है, डाल्टन जी की बात ही है, ऋणावेश और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पर क्या होगा, कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रॉन क्या है, आवेशहीन है। जब आवेशहीन है, और ऋणावेश क्या होगा भाई, ऋणावेश तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, एक रह गया हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन रह गया, तो प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का क्या सीन है कि प्रोटॉन जो है उस पर क्या होता है, हमारा प्लस चार्ज होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि ऐसा कौन, मतलब न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होगा, तो आप बताएंगे कोई भी चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है वो। ठीक है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो वो क्या होता है, उदासीन हो गया भाई। जब ना प्लस ना माइनस तो उदासीन। और प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये इन्होंने बताया था कि तीसरा पॉइंट जो है इनका, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होगा, प्रोटॉन पर क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है, तो ये इनका फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की,
ठीक है, कि द्रव्यमानों की संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक है, या प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या और क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, n, ठीक है। तो द्रव्यमानों की संख्या हमारी किसके बराबर होगी, ये भी इन्होंने पॉइंट बताया था, इनका 4th पॉइंट है ये, कि द्रव्यमानों की संख्या, द्रव्यमानों की संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। द्रव्यमानों की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, ये भी इन्होंने बताया था, और ये डाल्टन जी ने भी सेम ही कहा था, ठीक है। और वर्तमान में मान्य भी यही है, आवर्त सारणी में जो चल रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अगर मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, द्रव्यमान की संख्या मिल जाती है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके दोष क्या थे। इनका जो दोष था वो प्रमुख था, 2 ही दोष माने जाते हैं, वैसे तो दोष इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हम जानेंगे उनके बारे में। और हाँ, एक पॉइंट और बता दें कि जो लगभग, अगर मान लीजिए 20,000 किरणें हैं, ठीक है, 20,000 कण है, ठीक है, 20,000 कण है, तो 20,000 कण में से अधिकांश पार हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, ठीक है। 20,000 कण होंगे, ठीक है, एक अनुमान है ये, 20,000 कण होंगे तो उसमें अधिकांशता क्या होते हैं, वो लगभग पार हो जाते हैं। कुछ होते हैं वो विचलित हो जाते हैं, कुछ विचलित, ठीक है, या विक्षेपित कह सकते हैं हम इसे, विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे विचलित होंगे कण, कुछ विक्षेपित, मतलब विचलित और विक्षेपित एक ही बात है, तो विचलित विक्षेपित, ठीक है। तो विचलित होंगे कुछ क्या होते हैं, मतलब अधिकांश, ज्यादातर हमारा क्या होता है, पार ही हो जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु क्या होता है, बीच में द्रव्यमान में, यानी कि बीच में जो होता है उसका भार होता है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र में है, ठीक है, और जो बाहरी एरिया है, यानी कि सरफेस है जो, वो क्या है, खोखली। तो 6 पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जो परमाणु है वो खोखला है बाहर से, और जो 99% द्रव्यमान है वो केंद्र में उपस्थित है, ठीक है। तो अगर इनके कुछ दोष की बात करें तो दोष क्या था इनका, दोष भाई सबसे पहला दोष तो यही है कि इन्होंने प्रोटॉनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, ठीक है। उन्होंने प्रोटॉनों के बारे में जानकारी नहीं दी ज्यादा, ठीक है, जबकि प्रोटॉनों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो जो परमाणु है, परमाणु के स्थायित्व, ठीक है, परमाणु क्या होगी, स्थायित्व की बात नहीं की, तो परमाणु के स्थायित्व वाला हमारा एक दोष है, और प्रोटॉनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, ये भी हमारा क्या है, एक दोष है, ठीक है। और जो इनका पॉइंट था, यानी कि इनके मॉडल को हम क्या कहते थे, सौर मॉडल भी कहते थे, ये तो मैंने बता ही दिया, इनके मॉडल को सौर मॉडल, ठीक है। इनके मॉडल को हम क्या कह रहे थे, सौर मॉडल। क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये सौर मतलब सौर प्रक्रम में, यानी कि कह सकते हैं हमारे जो ग्रह होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वही कार्य हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन परिणावेश है, ठीक है। तो वो चक्कर लगा रहा है एक निश्चित कक्षा में, तो वही तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, सही है, वही तो हमारा क्या है, परमाणु है, ठीक है। जब परमाणु है तो 99% द्रव्यमान, वही बात पुरानी कि द्रव्यमान है, 99% द्रव्यमान, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं
अगला जो है नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश, ठीक है, एक केवेंडिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। सबसे फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो आप बताइए केवेंडिश ने की थी। और कब की थी ये भी पूछ सकता है, तो 1766 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज की गई थी। और अगर नेक्स्ट बात करें हम कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स, क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स बोल रहे हैं, इनकी इंग्लिश आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि आइसोटोप्स, सीधे सीधे कह देगा, आपसे ये नहीं कहेगा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक है, आपसे ऑप्शन देगा कि हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो एक ऑप्शन देगा आपको आइसोटोप्स, ठीक है, एक ऑप्शन देगा आइसो, ये आपसे पूछ सकता है आइसोबर्स, ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी पूछता है आपसे, ठीक है, तो इसीलिए इनकी इंग्लिश भी ध्यान रखना जरूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे अभी, समस्थानिक तो संभावित पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की खोज हमारी किसने की थी? केवेंडिश ने की थी, 1766 में की थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन किसने की थी? एंडरसन ने, एंडरसन, ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणावेश होता है, और पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने। तो पॉजिट्रॉन पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस जो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है यहां पर क्या हो जाता है? प्लस चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन के बारे में आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ लेगा कि पॉजिट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन। देखिए पॉजी, पॉजी का मतलब ये पॉजिटिव, तो नाम में पॉजिट्रॉन है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एंडरसन की बात करें तो एंडरसन ने इनकी खोज की है, और आवेश होगा प्लस चार्ज होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन का हो जाएगा, बस प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। थॉमसन भैया ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक, इसको हम ठीक है, इसकी तुलना हम किससे करते हैं? तरबूज से भी करते हैं, ठीक है। इन्होंने तरबूज से तुलना की थी, ठीक है, तरबूज से तुलना क्या की थी? जैसे मान लीजिए ये आपका कोई तरबूज है कटा हुआ, ठीक है, तो ड्राइंग ऐसी है, काम चलाओ, ठीक है, तो ये तरबूज है। तो बस इन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे तरबूज के बीजे फंसे हुए होते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक होते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे? तरबूज के बीजे। तो जब तरबूज के बीजे हैं, जिस प्रकार से तरबूज के बीजे फंसे हुए हैं तरबूज में,
उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं। हालांकि ये सिद्धांत मान्य नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया था। भाई आपसे पूछ सकता है कि तरबूज से तुलना किसने की थी? परमाणु मॉडल की, यानी कि परमाणु का जो मॉडल है वो किस वैज्ञानिक ने तरबूज से तुलना की है? तो आप बताएंगे थॉमसन ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार तरबूज के बीजे आपस में मतलब जब बंधे हुए होते हैं वहां पर, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी बंधे हुए होते हैं। लेकिन ये सिद्धांत तो खारिज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो भाई चक्कर लगा रहे हैं, तो बंधे हुए कहां है? इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। तो ये सिद्धांत हमारा क्या हो गया? खारिज हो गया। तो थॉमसन भैया ने इतना ही जो है वो डिस्कस किया था कि इन्होंने तरबूज के ऊपर एक प्रयोग किया था और कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है? नाभिक में। जिस प्रकार से रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और इन्होंने क्या कह दिया कि जो तरबूज की भांति, जैसे तरबूज में बीजे फंसे हुए होते हैं, इसी प्रकार से हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन भी फंसा हुआ होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त अवस्था में रहता है। तो ये जो था खारिज हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, और समभारिक का मतलब है आइसोबर्स, और समन्यूट्रॉनिक का मतलब है आइसोटोप्स। देखिए, समस्थानिक और समभारिक, नाम में क्या है इसके? समान भार हो जिसका, यानी कि परमाणु भार जो होगा वो समान होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे? समभारिक, आइसोबर्स। आपसे पूछ सकता है, सीधे सीधे इंग्लिश भी पूछ लेता है, आइसोबर्स दे देगा। भाई आपने समभारिक तैयार किया है, पेपर में नहीं दिया, उसने हिंदी में ही आइसोबर्स लिख के दे दिया, ठीक है, तो ध्यान रखना है आइसोबर्स। इसी प्रकार से आइसोटोप्स भी पूछ सकता है, ऐसे ही समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले समस्थानिक को ले लेते हैं। समस्थानिक क्या है? ठीक है, समस्थानिक क्या होंगे? ऐसे तत्व भाई देखिए, समभारिक में क्या हो रहा है? समान भार होगा, ठीक है। समान भार का मतलब है जो परमाणु क्रमांक होगा वो समान होगा, और जो परमाणु क्रमांक होगा वो, सॉरी, परमाणु क्रमांक जो होगा वो हमारा क्या होगा? असमान होगा, और परमाणु भार होगा समान होगा। इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या समान आएगी, ठीक है। इसमें देखो दोनों चीजें अलग अलग होंगी, न्यूट्रॉन भी अलग होंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारा भार होगा, भार, और क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है, या जिसे हम परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, ये हमारे क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये हमारे समन्यूट्रॉनिक होंगे। अब जब इसमें परमाणु भार समान हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा? हमारा परमाणु क्रमांक, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? यहां पर समान होगा। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, ठीक है, ऐसे तत्व होंगे जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु भार भिन्न होंगे, परमाणु भार असमान, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे। अब इसी में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के कौन कौन से होते हैं? 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? परमाणु भार। तो यहां पर देखिए द्रव्यमान भार कह सकते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या बदल रही है, 1 2 3 बदली, लेकिन परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है? नहीं बदल रही। जब नहीं बदल रही है तो वही हमारा क्या है? समस्थानिक,
ठीक है। और हाइड्रोजन के जो होते हैं वो 3 समस्थानिक होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप बताएंगे 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं हम समस्थानिक कोई कि इनके नाम क्या क्या होंगे। तो नाम की बात करें तो प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ड्यूटियम। ठीक है, ये हो गया 1H1 हमारा प्रोटियम, दूसरा हमारा क्या हो गया? ड्यूटियम, और तीसरा देखिए पहले में क्या आ रहा है? प्रोटियम, ठीक है, दूसरे में आ रहा है ड्यूटियम। भाई 2 है तो ड्यूटियम, और तीसरे में क्या आना चाहिए? ट्रीटियम। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हमारा 1H1 प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ट्रीटियम तो आपसे पूछ सकता है हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक है, आपको ऑप्शन में देगा कि प्रोटियम, ट्रीटियम, ड्यूटियम, और चौथा ऑप्शन आपको और कोई सा दे देगा तो आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपको इसी में से मिलेंगे, चौथा ऑप्शन होगा नहीं वाला, तो आप उसको इजीली करेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, और हाँ मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि जो परमाणु भार होता है, एक हाइड्रोजन ऐसा तत्व है या परमाणु कह सकते, परमाणु है कि जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 और परमाणु भार भी 1, तो इसके जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा तत्व या परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान समान रहता है, तो वो है हाइड्रोजन। और पूछेगा जिसका न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है, वो कौन सा तत्व है, तो वो भी हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे। समस्थानिक का मतलब क्या था? समस्थानिक को हमने कैसे जाना था? तो समस्थानिक को जाना था हमने ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु भार, भार जो होगा वो क्या होता है? भिन्न होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, और समस्थानिक को हम इंग्लिश में कहते क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, तो आपसे सीधे सीधे हिंदी में समस्थानिक ना लिख के हिंदी में आपको आइसोटोप्स लिख के दे देगा, तो आप समझ जाइएगा कि आइसोटोप्स भी क्या है? समस्थानिक है। तो इनकी इंग्लिश भी पढ़ना आपको जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं संभारिक की। तो संभारिक क्या होता है? नाम से पता लग रहा है समान भार, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होगी वो समान होगी। समस्थानिक, सॉरी, समस्थानिक तो मैंने कर लिया। ठीक है, समस्थानिक तो हम कर चुके हैं, अब संभारिक के बारे में जानेंगे कि संभारिक क्या होता है। ठीक है, तो संभारिक, समभारिक, इसको क्या बोलते हैं? आइसोबर, आइसोबर। ठीक है, तो नाम में पता लग रहा है ना, संभारिक है, समान भार होगा। भाई जिसका समान समान भार होता है, ठीक है, समान भार हो, लेकिन इसका क्या होगा? क्रमांक जो होगा वो समान नहीं होगा। क्या होगा? क्रमांक हमारा क्या होगा? समान नहीं होगा। क्रमांक समान नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं लगभग। ठीक है, तो कुल हमारी अवर सारणी में कितने तत्व हैं? एलिमेंट्स कितने हैं? 118 हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल में, ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा S40, ठीक है, 16। और सेकंड जो एग्जाम्पल हो जाएगा, C का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, ठीक है, और 40। इनके परमाणु क्रमांक कितने रहेंगे? सेम ही रहेंगे। ठीक है, AR 18, परमाणु भार भी इसका क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, तो इन तीनों को हम जानते हैं।
ठीक है, S16 और 40, ठीक है, इसको जाने हम, तो इसका क्या है भाई, और इसको भी देखिए, Cl17 और परमाणु भार इसका भी समान रहेगा, ठीक है। और तीसरे की बात करें, तीसरा है हमारा Ar, आर्गन। Ar का परमाणु भार भी क्या रहेगा, समान, और जो परमाणु क्रमांक होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक और की बात करें हम, ठीक है, एक और जो होगा वो हमारा होगा कि पोटेशियम को भी ले लेते हैं कि इसका भी भार क्या होता है, समान होता है, और क्रमांक क्या होगा, असमान। तो ये चारों हमारे क्या हैं भाई, परमाणु भार समान है इनका, संभारित। तो देखिए 40 इसका भी है, 40 इसका भी है, और 40 इसका भी है, ये सभी 40 वाले हैं, यानी कि इनकी जो परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है वो हमारी क्या है, समान है। तो जब समान है तो इनका जो क्रमांक है वो क्या है, भिन्न है। यही तो हमारे क्या कहला रहे हैं, संभारित कहला रहे हैं। भार समान क्रमांक भिन्न, भार समान क्रमांक भिन्न। तो अगर हम इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या पूछें तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं भाई, m बराबर n प्लस p, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन क्या होता है, क्रमांक, यही तो प्रोटॉन होगा। तो m क्या होता है इसमें, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 हो गया, n हमें निकालना है प्लस p, प्रोटॉन। प्रोटॉन जब निकालेंगे तो प्रोटॉन हमारा दे रखा है क्या, 16। तो n बराबर कितना हो गया, 40 माइनस 16 और 24, n इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 24। तो 24 आ गया, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इसका न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपसे ऐसे न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि आपसे ये परमाणु दे देगा कि इसका भार समान है, ठीक है, तो आप इसकी द्रव्यमान संख्या निकालिए, दो चीजें देगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे सकता है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, तो आपसे द्रव्यमान संख्या पूछ लेगा। और अगर द्रव्यमान संख्या दे देगा तो आपसे प्रोटॉन भी दे देगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछ लेगा, ठीक है। तो दो चीजें आपको दी होंगी, तीसरी चीज आपसे निकलवा लेगा। तो अगर Cl17 की बात करें तो इसका भी परमाणु भार जो है वो समान है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा 40, और जो क्रमांक है वो 17 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 23। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 23 हो गई। और अगर नेक्स्ट की बात करें आर्गन की, तो आर्गन का भी परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है। तो फिर क्या करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। तो जब प्रोटॉनों की संख्या घटाएंगे तो फिर क्या होगा, यहां पर 22, ठीक है। देखिए ये क्रम वाइज है, ठीक है, इनके परमाणु भार समान है, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, और चौथा हमारा है पोटेशियम, इन सबके परमाणु भार समान है। तो आपसे ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु भार समान नहीं है, या फिर दे देगा है। तो ध्यान रखेंगे, आपको 3 ऑप्शन दे देगा कि जिसके परमाणु भार समान होंगे, और एक ऑप्शन देगा जिसके नहीं होंगे। तो नहीं वाले पे आप टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट की बात करें 40, इसका भी परमाणु भार 40 माइनस भाई 19, तो यहां पर क्या होगा 21। 21 क्या हो जाएगी इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये था हमारा समभारित। देखिए समस्थानिक और समभारित क्या है, समस्थानिक में हमारा जो है परमाणु भार क्या होता है, भार क्या होगा हमारा भाई, समस्थानिक है, द्रव्यमान संख्या बदलेगी, इसमें क्रमांक यानी कि समान रहेगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या का मतलब है परमाणु भार। तो समस्थानिक में परमाणु भार बदलता रहेगा, चेंज होगा, और क्रमांक सेम रहेगा। और इसमें क्या होगा समभारिक में, आइसोबर्स में, कि जो परमाणु भार है यानी कि द्रव्यमान संख्या है वो हमारी नहीं बदलेगी। और ठीक है, कहां बदली है यहाँ पे, ठीक है, तो नहीं बदलेगी। और जो नेक्स्ट अगर बात करें हम सम न्यूट्रॉनिक की, ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक को भी जान लेते हैं, आइसोटोन्स क्या होता है। और हाँ,
एक चीज और ध्यान रखिए, एक नोट डाउन कर लीजिए, जो पॉलिनियम होता है, पॉलिनियम, उसका समस्थानिक सबसे अधिक होता है, समस्थानिक सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। तो पॉलिनियम का समस्थानिक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब सम न्यूट्रॉनिक की बात कर लेते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या है, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। सम न्यूट्रॉनिक, नाम में ही पता लग रहा है ना कि सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन होंगे जिसके। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, इसके क्या होंगे, हमारे न्यूट्रॉन जो होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन जो निकलेंगे हमारे, न्यूट्रॉन समान होंगे, लेकिन ना तो परमाणु क्रमांक समान होगा, क्रमांक समान होगा, और ना ही द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, इनमें से कोई भी हमारा क्या होगा, समान नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। देखिए समस्थानिक में क्या हो रहा था, द्रव्यमान संख्या बदल रही थी। ठीक है, और समहारिक में क्या हो रहा था, द्रव्यमान संख्या नहीं बदल रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दोनों संख्याएं बदल जाएंगी, परमाणु क्रमांक भी बदलेगा, द्रव्यमान संख्या भी बदलेगी, लेकिन न्यूट्रॉन जो होगा, न्यूट्रॉन वो हमारा सेम रहेगा। तो एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे सोडियम से आप परिचित ही होंगे, Na, जिसका परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है, और क्रमांक जो होता है वो 11 होता है। ठीक है, और अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरा हो जाता है हमारा Mg, मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 12, और भार 24। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम निकाल रहे हैं द्रव्यमान की संख्या को, माइनस कर रहे हैं किसमें से, परमाणु क्रमांक को। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 23 माइनस 11, तो n बराबर क्या आ गया, 12 आया। अब ऐसे ही इसे देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n बराबर 24 माइनस 12, तो 24 माइनस 12 करेंगे तो फिर 12 ही आएगा। तो इनके दोनों के परमाणु, सॉरी न्यूट्रॉन क्या हो गए, समान हो गए। जब न्यूट्रॉन समान हो गए तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आइसोटोन्स, आपसे इसको भी, इसकी भी इंग्लिश ध्यान रखिए, आइसोटोन्स। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी हमारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथ वालों को जरूर बताएं जो भी आईसीआर का एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और साथ ही में एक बात बता दूं मैं आपको कि जो हमारी क्लासेस हैं वो नहीं हो पा रही हैं, वो कुछ रीजंस हैं, वो आज से आपकी सोशियोलॉजी या कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।